हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज के इस वीडियो में हम विलियन चैप्टर के शेष आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं विलियन की परिभाषा, विलियन के प्रकार, विभिन्न प्रकार की सांद्रताएं। नेक्स्ट, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, जिसके संबंध में हमने हेनरी नियम और उसके हमने एप्लीकेशन देखे थे। द्रव द्रव विलियन, जिसके अंदर हमने राउल्ट नियम का अध्ययन किया था। आदर्श अनादर्श विलियन, राउल्ट नियम से विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन, स्थिर पाथी विलियन। नेक्स्ट हम देखते हैं अणु संख्या गुणधर्म। तो विलियन के वे गुण जो विलियन में विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों? विलियन के वे गुण जो विलियन में विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय कणों की प्रकृति पर नहीं, अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। तो विलियन के प्रमुख अणु संख्या गुणधर्मों की बात करें तो 4 अणु संख्या गुणधर्म है जिनका हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्ट नियम में हमने पढ़ा है किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब पीए विलायक के मोल बिन XA की समानुपाती होता है, अर्थात पीए समानुपाती XA। यहाँ पीए विलयन का वाष्प दाब या पीए बराबर पीए नॉट XA, जहाँ पीए नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। विलायक के वाष्प दाब में अवनमन या कमी डेल्टा पीए बराबर पीए नॉट माइनस पीए या पीए नॉट माइनस पीए नॉट XA, जहाँ पीए का मान ऊपर से हमने लिखा है पीए बराबर पीए नॉट XA, उसको हमने पीए की जगह रख सकते हैं। नेक्स्ट, डेल्टा पीए बराबर, इसमें से कॉमन आता है पीए नॉट, तो डेल्टा पीए बराबर पीए नॉट इंटू 1 माइनस XA। चूँकि द्विअंगी विलयन के लिए XA बराबर 1 माइनस XB, ये हमने पहले पढ़ लिया कि द्विअंगी विलयन में दोनों अवयव की मूल अंशों या मूल भिन्नों का योग 1 होता है। यदि एक अवयव की मूल भिन्न XB है तो दूसरे अवयव की मूल भिन्न 1 माइनस XB होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 माइनस XA बराबर XB, जो XB क्या है? विलेय का मूल अंश है। अतः डेल्टा पीए बराबर पीए नॉट XB या डेल्टा पीए अपॉन पीए नॉट बराबर XB, यह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब में कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो विलेय की मूल भिन्न XB के बराबर होती है। अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। अतः पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट बराबर NB अपॉन NA प्लस NB, जहाँ NB विलेय का मूल है, NA विलायक का मूल है। तो किसी भी अवयव का मूल अंश उस अवयव के मूल बटे कुल मूलों का अनुपात होता है। चूंकि XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB, यहाँ NA व NB क्रमशः विलायक व विलेय के मूलों की संख्या है। तनु विलयन के लिए विलेय के मूल NB इज वेरी वेरी लेस देन विलायक के मूल NA। अतः जोड़ और घटाव के अंदर हम विलेय के मूलों को हटा सकते हैं। अतः पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट बराबर NB अपॉन NA या पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट बराबर विलेय के मूल क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो WB अपॉन MB ये विलेय के मूल हो गया, और NA विलायक के मूल WA अपॉन MA। तो पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट बराबर WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। यहाँ WA WB तथा MA व MB क्रमशः विलायक व विलेय की मात्रा व मोलर द्रव्यमान है। नेक्स्ट हम एक अंकीय क्वेश्चन देखते हैं जो सामान्यतः वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल में घोला गया।
प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल के अंदर जो दिया है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का वाष्प दाब, यदि बेंजीन के वाष्प दाब की अपन बात करें PA0 बराबर 0.850 बार। इसके अलावा बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन चूंकि विलायक है इसलिए हम इसको WA से लिख सकते हैं। WA बराबर 39 ग्राम। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन के मोलर द्रव्यमान की यदि बात करें तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान MA बराबर 78 ग्राम पर मोल। यदि विलेय के द्रव्यमान की बात करें तो विलेय का द्रव्यमान WB बराबर 0.5 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब, PA बराबर 0.845 बार। हमको ज्ञात करना है विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान अर्थात MB। हम जानते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अर्थात PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर तनु विलयन के लिए NB बटे NA के बराबर होता है। जहाँ इसको हम खोल के लिखें तो PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। MB हमको पता करना है तो MB बराबर यहाँ से MB बराबर PA0 अपॉन PA0 माइनस PA इंटू WB इंटू MA अपॉन WA। यदि इन मानों को रखें तो इन मानों को रखने पर बराबर 0.850 बार अपॉन 0.850 बार माइनस 0.845 बार इंटू WB अर्थात विलेय के ग्राम में आता 0.5 ग्राम इंटू विलायक का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल और विलायक का द्रव्यमान 39 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर यह आ जाता है 0.850 बटा 0.005 इंटू इधर इसको काटे तो 39 एकम 39, 39 दूना 78, 2 पंजे 10, यहाँ से मान एक आता है, 5 का भाग इसमें दिया तो 5 का भाग देने पर 850 में भाग देने पर यह आ जाता है 170 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो सामान्यतः किसी द्रव का वह दाब जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक किसी भी द्रव का वो ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि विलेय मिलाने पर बने विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अर्थात क्वथनांक तक ले जाने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अतः विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। यदि TB0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यदि
यदि टीबी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक और टीबी विलयन का क्वथनांक है तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ग्राफ से भी स्पष्ट है कि सामान्यतः यदि विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ताप देना पड़ता है। अब ये जो ताप में वृद्धि है क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तनु विलयन के लिए, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती एम, जहाँ डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन और एम विलयन की मोललता है, या डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। यहाँ के बी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा एम मोललता है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी की इकाई केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है, ये भी आपको आवश्यक रूप से याद रखना है। यदि एम बी मोलर द्रव्यमान वाले विलेय के डब्ल्यू ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो विलयन की मोललता कैसे ज्ञात करते हैं? विलयन की मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोल होता है WB/MB, और इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो WA/1000 करना पड़ेगा। तो मोललता M बराबर WB/1000/MB/WA। अतः क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर मोललता के मानों को यदि हम रखें तो डेल्टा टीबी बराबर KB/WB/1000/MB/WA। या यदि हमको विलेय का मोलर द्रव्यमान पता करना है तो मोलर द्रव्यमान के लिए MB बराबर KB/WB/1000/डेल्टा TB/WA। KB का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। KB बराबर R/MA/TB नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा वाष्पन H, जहाँ R गैस नियतांक है, MA विलायक का मोलर द्रव्यमान है, TB नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और डेल्टा वाष्पन H वाष्पन की एंथैल्पी है। नेक्स्ट हम अंक के क्वेश्चन की बात करें तो एक सॉसपैन या पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर, यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान दे रखा 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो सबसे पहले सवाल के अंदर जो दिया है उन जानकारी को हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज यहाँ पर क्या है? विलेय का द्रव्यमान। ये यदि बात करें अर्थात WB बराबर 18 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान की यदि बात करें, मोलर द्रव्यमान MB की यदि बात करें तो 180 ग्राम पर मोल। इसके अलावा KB का मान, KB बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसके अतिरिक्त विलायक का द्रव्यमान, विलायक यहाँ पर जल है, का द्रव्यमान WA बराबर 1 किलोग्राम, या ग्राम में बात करें तो 1000 ग्राम। सामने तक क्वथनांक उन्नयन की यदि बात करें तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर KB/M, जहाँ M मोललता, और मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो डेल्टा TB बराबर KB का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मोललता की बात करें विलेय के मोल 18 ग्राम बटे इसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल इंटू बटे विलायक की किलोग्राम में मात्रा 1 kg है। यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये आ जाता है डेल्टा TB का मान
0.052 केल्विन। अब डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टीवी नॉट बराबर 0.052 केल्विन। चूँकि जल 1.013 बार दाब पर 373.15 केल्विन पर उबलता है, अतः विलयन का क्वथनांक उबलता है, अतः विलयन का क्वथनांक टीवी बराबर टीवी नॉट प्लस 0.052 केल्विन या टीवी बराबर 373.15 केल्विन प्लस 0.052 केल्विन। इन मानों को हम जोड़ें तो यह मान आ जाता है 373.202 केल्विन। तो विलयन का क्वथनांक 373.202 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 किलोग्राम अवाष्पीय वेग को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए और बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा है। दिया है बेंजीन का क्वथनांक और बेंजीन यहाँ पर विलायक है का क्वथनांक टीबी नॉट बराबर 353.23 केल्विन। इसके अलावा विलेय का द्रव्यमान WB बराबर 1.8 ग्राम। बेंजीन का द्रव्यमान की यदि बात करें तो बेंजीन का द्रव्यमान WA बराबर 90 ग्राम। विलयन का क्वथनांक बराबर अर्थात टीवी बराबर 354.11 केल्विन। केबी का मान केबी बराबर 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नेक्स्ट यदि हम देखें तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। यदि इसको माइनस करें तो ये माना जाता है 0.88 केल्विन। क्वथनांक उन्नयन ये हमने पढ़ रखा है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA के तो MB बराबर केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू WA। इन मानों को यदि रखें तो केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू WB की यदि बात करें 1.8 ग्राम इंटू 1000 ग्राम पर केजी। अब पता
डेल्टा टी बी जिसका मान 0.88 केल्विन प्राप्त हुआ इनटू डब्ल्यू ए बेंजीन का द्रव्यमान 90 ग्राम। इन मानों को यदि कैलकुलेट करें, इसको सोल्व करें, तो सोल्व करने पर यह आ जाता है 57.5 ग्राम पर मोल, अर्थात विलेय का मोलर द्रव्यमान 57.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन। तो सामान्यतः हिमांक, किसी भी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है। तो द्रव का हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए। हिमांक बिंदु पर ठोस तथा द्रव अवस्था में गतिज सम होता है, अर्थात ठोस के द्रव में बदलने की दर और द्रव के पुनः ठोस में बदलने की दर इक्वल होती है। तो हिमांक बिंदु पर ठोस और द्रव अवस्था में गतिज साम्य होता है। राउल्ट के नियमानुसार एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है और अब इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है, अतः विलायक का हिमांक घट जाता है, अर्थात विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर बने विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और हिमांक में यह कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। माना TF नोट शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, TF विलयन का हिमांक बिंदु है, अतः हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर TF नोट माइनस TF के बराबर होगा। जैसा कि ग्राफ से भी स्पष्ट है, ये विलायक के लिए, ये विलयन के लिए है। यदि हम विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब सामान्यतः हिमांकित विलायक के बराबर कुछ कम ताप पर होता है, अर्थात शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का हिमांक घट जाता है, हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन के समान ही तनु विलयन का हिमांक का अवनमन डेल्टा TF भी विलयन की मोललता m के समानुपाती होता है, अतः डेल्टा TF समानुपाती m या डेल्टा TF बराबर KF इंटू m, जहाँ KF हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इक्वेशन ए, KF बराबर हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक और KF की इकाई भी वही होती है जो KB की इकाई थी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। यदि WB ग्राम विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान m भी है, WA ग्राम विलायक में डेल्टा TF हिमांक अवनमन कर दे तो विलेय की मोललता m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। मोललता का मान समीकरण 1 में रखने पर डेल्टा TF बराबर आ जाता है KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, या MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। जैसे हमने KB का मान ज्ञात किया था, KF बराबर R इंटू MA इंटू TF नोट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा गलन H। यहाँ R गैस स्थिरांक, MA विलायक का मोलर द्रव्यमान और TF नोट शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है। अब हिमांक का अवनमन से संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में घोला गया, विलयन के हिमांक का अवनमन m हिमांक की गणना कीजिए। तो यदि इसके हल की बात करें तो सवाल के अंदर जो हमको दिया है एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान जो विलेय है WB बराबर 45 ग्राम। इसके अलावा जल का द्रव्यमान जो विलायक है, जल के द्रव्यमान की यदि बात करें WA बराबर 600 ग्राम और KF की बात करें तो KF सवाल के अंदर दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यदि डेल्टा TF की बात करें, हिमांक का अवनमन की बात करें, तो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर
KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। हमको इन मानों को रखें। एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान की यदि बात करें, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान MB बराबर ये आता है कैलकुलेट करने पर 62 ग्राम पर मोल। इन मानों को यदि डेल्टा TF के अंदर रखें, डेल्टा TF इक्वेशन के अंदर रखें 1.86 इंटू 1000 इंटू 45 ग्राम और KF की इकाई केल्विन किलोग्राम पर मोल अपॉन MB जो 62 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ इंटू 600 ग्राम। इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने पर यह आ जाता है 2.2 केल्विन। विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक की यदि बात करें TF हमको पता करना है, तो TF नॉट माइनस TF यानी कि हिमांक का नमन हमको 2.2 केल्विन प्राप्त हुआ। तो यदि TF नॉट की बात करें तो शुद्ध जो जल होता है उसका हिमांक सामान्यतः TF नॉट 273.15 केल्विन होता है, माइनस TF हमको पता करना है बराबर 2.2 केल्विन। यदि इसको कैलकुलेट करें तो TF बराबर 273.15 केल्विन माइनस 2.2 केल्विन, यह आ जाता है 270.95 केल्विन। तो इस प्रकार से हमको हिमांक का नमन जो प्राप्त हुआ विलेय का, इस प्रकार से हमको हिमांक का नमन जो प्राप्त हुआ 2.2 केल्विन और विलियन का हिमांक जो प्राप्त हुआ 270.95 केल्विन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की यदि बात करें तो एक विद्युत अनवगट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक KF 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यदि इसके हल की बात करें तो दिया क्या है, तो दिया है विलेय का द्रव्यमान जो विद्युत अनवगट्य है, विलेय का द्रव्यमान यानी कि WB बराबर 1 ग्राम। इसके अलावा बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन जो विलायक है, बेंजीन का द्रव्यमान WA बराबर 50 ग्राम। इसके अलावा हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन की यदि बात करें डेल्टा TF सवाल में दे रखा 0.40 केल्विन। KF की यदि बात करें तो KF का मान दे रखा है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यदि विलेय हमको जो ज्ञात करना है सवाल के अंदर, विलेय का मोलर द्रव्यमान हमको पता करना है। विलेय का मोलर द्रव्यमान अर्थात MB हमको पता करना है। तो हम जानते हैं कि MB बराबर KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। इनके मानों को रखें तो MB बराबर हमको प्राप्त होता है, इन मानों को रखें तो 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 1000 ग्राम पर केजी इंटू इसका विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम अपॉन डेल्टा TF 0.40 केल्विन इंटू 50 ग्राम। इनको हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करें तो ये मान प्राप्त होता है 256 ग्राम पर मोल, अर्थात विलेय का द्रव्यमान, अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान
विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर 256 ग्राम पर मोल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं परासरण एवं परासरण दाब। तो परासरण क्या होता है? विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गमन या प्रवाह परासरण कहलाता है। तो परासरण क्या होता है? विलायक अणुओं का होता है पहली बात तो। दूसरा, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवेश होता है, तो इसे हम परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे आम के टुकड़ों को यदि नमक के जलीय विलयन में रखते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाह्य विलयन की सांद्रता अधिक होने के कारण उनमें कच्चे आम के अंदर उपस्थित विलायक के जो कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के बाहर आ जाते हैं, जिससे वो सिकुड़ जाता है, तथा लाल रुधिर कणिकाओं को लवण जल में रखने पर वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि बाह्य विलयन की सांद्रता अधिक होने के कारण रुधिर कणिकाओं से जल बाहर की ओर निकलने लगता है, जिससे वे सिकुड़ जाती है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, एक बीकर के अंदर विलायक शुद्ध विलायक भर रखा है और शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से यदि पृथक कर दे, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो विलायक के अणु विलायक या तनु विलयन से विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिसके कारण इसके तल में वृद्धि हो जाती है। तो यह प्रक्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करें, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं, विलेय के नहीं। तो पहली कंडीशन इसकी यह है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलेय के नहीं। उदाहरण के लिए सुअर के ब्लड, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। कोशिका झिल्ली भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। पार्चमेंट पेपर, अंडा झिल्ली, शेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सब अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब की यदि बात करें तो एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब होता है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब भी एक अणुसंख्य गुण है। इससे पहले कि हमने जो 3 गुण पढ़े थे, पास दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, ये भी अणुसंख्य गुण थे जो विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो परासरण दाब एक अणुसंख्य गुण है, अतः विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। इसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था। तनु विलयनों के लिए परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपाती होता है। अतः पाई बराबर CRT, जहाँ पाई परासरण दाब, C विलयन की सांद्रता या मोलरता में, R गैस स्थिरांक है और T तापमान है। यहाँ पाई परासरण दाब, R गैस स्थिरांक है और T टेम्परेचर है। या पाई बराबर सांद्रता को सामान्यतः विलेय के मूल बटे विलयन का आयतन भी लिख सकते हैं, NB बटे V इंटू RT, या NB विलेय के मूल V विलयन का आयतन लीटर में। यदि MB मोलर द्रव्यमान का WB ग्राम विलेय विलयन में उपस्थित हो तो NB बराबर WB बटे MB, जहाँ NB विलेय के मूल है जो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होती है। अतः पाई बराबर WB बटे MB इंटू RT अपॉन V, या पाई V बराबर WB इंटू RT अपॉन MB, या विलेय का मोलर द्रव्यमान MB बराबर WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V, जहाँ WB T पाई MB के मान ज्ञात होने पर विलेय का मोलर द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। यदि WB अर्थात विलेय का ग्राम में मात्रा, T ताप, पाई परासरण दाब और विलयन का आयतन लीटर में के मान पता है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान आसानी से परिकलित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परासरण दाब विधि का महत्व। यदि परासरण दाब विधि के महत्व की यदि बात करें, परासरण दाब विधि का महत्व, इसके महत्व की यदि बात करें तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में यह विधि अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि परासरण दाब कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है तथा इस विधि में मोलरता के स्थान पर विलयन की मोलरता प्रयुक्त की जाती है। तो कमरे के ताप पर ज्ञात किया जाता है, इसलिए विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में यह विधि ज़्यादा उपयोगी होती है।
यदि दूसरे इसकी महत्व की बात करें, विलेय का मौल्य द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परासरण दाब विधि जैव अणु के लिए विशेष उपयोगी है, जो उच्च ताप पर सामान्यतः स्थायी नहीं होते। जैव अणु सामान्यतः अधिक ताप पर स्थायी नहीं होते एवं कम विलेयता वाले बहुलकों के लिए भी यह विधि उपयोगी है। यदि इसके तीसरे महत्व की बात करें तो इस विधि से प्रोटीन बहुलकों एवं अन्य वृहद अणुओं का मौल्य द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि प्रोटीन या अन्य बहुलक सामान्यतः उच्च ताप पर इनकी जैविक सक्रियता प्रभावित होती है, स्थायी नहीं रह पाते हैं। इसलिए प्रोटीन और अन्य बहुलक जैसे अन्य वृहद अणुओं का मौल्य द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परासरण दाब विधि का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समपराशरी विलयन। तो समपराशरी विलयन क्या होता है? दिए गए ताप पर दो विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात π1 बराबर π2, जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान हो और इन विलयनों की मोलर सांद्रता समान होती है। यदि परासरण दाब समान होगी तो निश्चित ये कब संभव होगा? जब दोनों की मोलर सांद्रताएं इक्वल होंगी, उस स्थिति में दोनों विलयनों के परासरण दाब समान होंगे। अति पराशरी विलयन वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है, कम नहीं अधिक होता है। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं, और इस विलयन की सांद्रता अधिक होती है। ये आपको याद रखना है। जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसका परासरण दाब भी अधिक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्पराशरी विलयन। यदि अल्पराशरी विलयन की बात करें तो अल्पराशरी विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है, अल्पराशरी विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का परासरण दाब जो कितना होता है? 0.9% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, सोडियम क्लोराइड के तुल्यांक होता है, और ऐसा विलयन समपराशरी विलयन होता है। यदि रुधिर कोशिका को 0.9% से अधिक सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड के विलयन में रख दिया जाए तो इस स्थिति में बाह्य परासरण होता है, अर्थात विलायक के अणु जो होते हैं वो रुधिर कोशिका से बाहर की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिससे रुधिर कोशिका सिकुड़ जाती है। या यदि रुधिर कोशिका को 0.9% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सोडियम क्लोराइड से कम सांद्रता वाले विलयन में रखे तो विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं परासरण दाब की एप्लीकेशन क्या है, इसके अनुप्रयोगों की यदि बात करें तो जल का मृदा से पौधे की जड़ों में तथा पौधे के ऊपर के हिस्सों में पहुंचना आंशिक रूप से परासरण के कारण होता है। परासरण के कारण ही ऊपर की ओर जल स्थानांतरित होता है। इसके अलावा मांस का लवण मिलाकर संक्षारण तथा फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण मांस का लवण मिलाकर संरक्षण तथा फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है, क्योंकि अधिक सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता अधिक होने के कारण बैक्टीरिया के अंदर बाह्य परासरण होता है, जिससे वो मर जाते हैं। क्योंकि परासरण के कारण नमक मांस एवं शर्करा युक्त फल पर स्थित बैक्टीरिया जल की कमी के कारण संकुचित होकर मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो सारा जल होता है बाह्य परासरण के कारण बाहर निकल जाता है और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब लगाने पर शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से बाहर निकलता है, अर्थात परासरण की दिशा बदल जाती है, परासरण की दिशा अपोजिट दिशा में होने लगती है, और इसे प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सामान्यतः समुद्री जल के शुद्धिकरण के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, लवणीय जल पर जब उच्च दाब लगाया जाता है तो अर्धपारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलायक के अणु बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे दूसरी तरफ हमको शुद्ध जल प्राप्त होता है। इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में इस विधि का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, अर्थात समुद्री जल से लवणों को बाहर निकालने में किया जाता है। परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा समुद्री जल में से बाहर निकल जाता है, शुद्ध जल हमको प्राप्त होता है। प्रतिलोम परासरण के लिए बहुत अधिक दाब के लिए
बहुत अधिक दाब को सहन करने के लिए सेल्यूलोजेस्टेट की फिल्म से बनी झिल्ली उपयुक्त होती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं। एक प्रोटीन की 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यदि इसके मोलर द्रव्यमान की गणना की बात करें तो सवाल के अंदर जो दिया है, तो सबसे पहले इसके हल की बात करें तो दिया है, सवाल के अंदर क्या क्या दिया है, परासरण दाब पाई बराबर 2.57 × 10⁻³ बार। यदि विलेय के द्रव्यमान की बात करें WB बराबर 1.26 ग्राम। विलयन का आयतन की यदि बात करें तो विलयन का आयतन V बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम लीटर में चेंज करें तो 0.2 लीटर। टेम्परेचर की बात करें तो T बराबर 300 केल्विन। R की बात करें, R गैस नियतांक, R बराबर 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान अर्थात MB हमको पता करना है। तो हम जानते हैं कि MB बराबर या परासरण दाब पाई बराबर WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V, या MB बराबर WB RT अपॉन पाई V। यदि इन मानों को रखें, इनके मानों को रखें तो MB बराबर 1.26 ग्राम, R 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करें तो 300 केल्विन अपॉन परासरण दाब पाई बराबर 2.57 × 10⁻³ बार, और आयतन की बात करें 0.2 लीटर। इन सभी मानों को रखने के बाद इसको कैलकुलेट करें तो MB विलेय का मोलर द्रव्यमान यह आ जाता है 61.038 ग्राम पर मोल। अतः विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर 61.038 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सवाल के अंदर दिया क्या है, दिया है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब अर्थात PA0 बराबर 23.8 mmHg। इसके अलावा विलायक का द्रव्यमान, WA बराबर 850 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान की यदि बात करें तो WB बराबर 50 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब,
विलयन के वाष्प दाब की यदि बात करें तो पी ए ये हमको पता करना है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हमने पढ़ लिया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। बराबर होता है। अतः हम पढ़ चुके हैं पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी विलेय के मूल बटे एन ए विलायक के मूल प्लस एन बी विलेय के मूल, अर्थात किसी भी अवयव का मूल अंश उस अवयव के मूल और विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल मूलों के अनुपात के बराबर होता है। यदि विलेय के मूलों की बात करें तो विलेय के मूल एन बी बराबर कितना दिया है 50 ग्राम है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान की यदि बात करें 60 ग्राम पर मोल। क्यों? चूँकि यूरिया का मोलर द्रव्यमान विलेय यूरिया है तो इसका मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल है। कैलकुलेट करने पर 60 ग्राम पर मोल प्राप्त होता है। यदि विलायक के मोल की बात करें तो विलायक के मोल एन ए बराबर विलायक की ग्राम में मात्रा 850 ग्राम बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान जल है तो 18 ग्राम पर मोल। यदि इसको कैलकुलेट करें तो या फिर इन मानों को एज इट इज रखें तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए बराबर 50/60 विलेय के मोल बटे 50/60 विलेय के मोल प्लस 850/18 विलायक के मोल। इन मानों को कैलकुलेट करें तो 0.83 अपॉन 0.83 प्लस 47.22। यदि आगे इसको सोल्व करें तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर 0.83 अपॉन 48.05। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 0.017, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर 0.017, या इसको हम पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर 1 माइनस 0.017 बराबर ये आ जाता है 0.983। ये विलायक का मोल अंश है, विलायक का मोल अंश, या पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू 0.983। पी ए नॉट का मान यदि रखें, शुद्ध जल का वाष्प दाब हमने पहले देख लिया, तो पी ए बराबर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg इंटू 0.983। इसको यदि सॉल्व करें तो ये आ जाता है 23.39 mmHg। तो ये विलयन का वाष्प दाब हमको प्राप्त होता है। अतः इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब बराबर 23.39 mmHg, या लगभग
23.4 mmHg होता है। तथा इसका आपेक्षिक अवनमन, इसका आपेक्षिक अवनमन 0.017 होता है। इस प्रकार इस विलयन के लिए जल का वाष्पदाब 23.4 mmHg तथा आपेक्षिक अवनमन 0.017 होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। तो दिया है जल जो विलायक है, जल का द्रव्यमान WA बराबर 500 ग्राम, सुक्रोज का द्रव्यमान, सुक्रोज जो विलेय है और सूत्र C12H22O11 का द्रव्यमान अर्थात WB, ये हमको पता करना है। नेक्स्ट, सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान, इसको यदि कैलकुलेट करें तो सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान अर्थात MB ये आता है 342 ग्राम पर मोल। इसके अलावा जल का क्वथनांक अर्थात TB नॉट बराबर 99.63 डिग्री सेल्सियस। विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक की यदि बात करें अर्थात TB बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक उन्नयन की बात करें, क्वथनांक उन्नयन अर्थात डेल्टा TB जो TB माइनस TB नॉट के बराबर होता है। यदि इन मानों को रखें 100 माइनस 99.63, इसको माइनस करने पर यह आ जाता है 0.37 केल्विन या 0.37 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि डेल्टा TB बराबर KB का मान जो कि पानी के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इन मानों को यदि रखें तो 0.37 केल्विन बराबर KB का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, WB पता करना है इंटू 1000 अपॉन MB जो सुक्रोज के लिए 342 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ इंटू WA जो 500 ग्राम दे रखा है। तो WB बराबर 0.37 इंटू 342 ये केल्विन में है, ग्राम पर मोल इंटू 500 ग्राम अपॉन 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 1000 ग्राम पर केजी। यदि इन मानों को कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर यह आ जाता है 121.67 ग्राम। इससे हम ये कह सकते हैं अतः 121.67 ग्राम सुक्रोज मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एस्कॉर्बिक अम्ल
जो विटामिन सी होता है जिसका सूत्र C6H8O6 होता है कि उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसीटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए, जिसके लिए हिमांक का अवनमन स्थिरांक KF का मान दे रखा है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल के अंदर दिया क्या क्या है, तो दिया है डेल्टा TF हिमांक का अवनमन, डेल्टा TF का मान दिया हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस, KF हिमांक का अवनमन स्थिरांक जिसका मान 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। इसके अलावा विलेय का मोलर द्रव्यमान WB हमको पता करना है। विलायक का द्रव्यमान WA बराबर 75 ग्राम और विलेय का मोलर द्रव्यमान MB बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान 176 ग्राम पर मोल है। इन डेल्टा TF हिमांक का अवनमन, तो हम जानते हैं हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यदि इन मानों को रखें तो 1.5 केल्विन बराबर KF का मान 1.86, जल के लिए KF का मान KF का मान 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू WB विलेय का मोलर द्रव्यमान ये पता करना इंटू 1000 अपॉन MB विलेय का मोलर द्रव्यमान 176 ग्राम पर मोल। इसके अलावा WA जिसका मान 75 ग्राम है, विलायक का द्रव्यमान। इन मानों को यदि रखने के बाद में WB की यदि कैलकुलेशन करें, WB को ज्ञात करें, तो WB बराबर 1.5 केल्विन इंटू 176 ग्राम पर मोल इंटू 75 ग्राम अपॉन 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 1000 ग्राम पर केजी। इन मानों को रखने के बाद इसको कैलकुलेट करें तो WB का मान आ जाता है 5.0769 ग्राम। अतः एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान, एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी होता है का द्रव्यमान WB बराबर 5.0 लगभग 5.077 ग्राम होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की यदि बात करें तो 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। तो हल इसको यदि करते हैं तो दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या है, बहुलक का द्रव्यमान, बहुलक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान अर्थात MB बराबर 1,85,000 ग्राम पर मोल। इसके अलावा बहुलक का द्रव्यमान, बहुलक के द्रव्यमान की यदि बात करें अर्थात विलेय का द्रव्यमान WB बराबर 1 ग्राम, जल का आयतन, जल के आयतन की यदि बात करें B बराबर 450 ml या लीटर में 0.45 लीटर, 1000 से डिवाइड करें 0.4 लीटर प्राप्त होता है। परासरण दाब पाई ये हमको प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पाई बराबर
WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन B। इन मानों को यदि रखें तो इन मानों को रखने के पश्चात हमको WB जिसका मान 1 ग्राम है बटे 1,85,000 ग्राम पर मोल इंटू R का मान R बराबर 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल इंटू T का मान T बराबर 37 डिग्री सेल्सियस या प्लस 273 केल्विन, 37 डिग्री प्लस 273.15 केल्विन, तो ये आ जाता है 310.15 केल्विन। इस मान को यदि रखें 310.15 केल्विन अपॉन V जिसका मान 0.45 लीटर है। इन मानों को रखने के बाद में जब इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 3.09 इंटू 10 की घात -4 बार। इसको यदि पास्कल में चेंज करें तो पास्कल में बदलने के लिए 3.09 इंटू 10 की घात -4 इंटू 101 325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पास्कल पर बार। ये बार में है तो ये मान आ जाता है 31.309 पास्कल। नेक्स्ट बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी विलेय का विलायक में वियोजन या संगुणन होता है। यदि विलेय को विलायक में डालने पर उसका संगुणन या वियोजन होता है तो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से भिन्न होते हैं। ये सामान्य मान की तुलना में या तो निम्न होते हैं या फिर उच्च होते हैं और इसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 मोल आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड NaCl जल में घुलकर लगभग 2 मोल आयन 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस आयन देता है, तो लगभग 2 मोल आयन देता है। अतः कणों की संख्या बढ़ती है आयनन होने के कारण। वह मोलर द्रव्यमान जो मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक होता है सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है। इसके विपरीत एथेनोइक अम्ल, ये तो वियोजन हुआ यहाँ पर, इसके NaCl को जल में डालने पर उसका वियोजन होता है। इसके विपरीत एथेनोइक अम्ल जो CH3COOH है उसको बेंजीन में घोलने पर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसका द्वितीयकरण हो जाता है, जिससे कणों की संख्या में कमी हो जाती है। यानी कि 2 एसिटिक अम्ल मिलकर के एक एसिटिक अम्ल का एक अणु बना लेता है और इसका प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से लगभग दोगुना व अणु संख्या गुण ΔTB या ΔTF का मान आधा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वान टॉप गुणांक। नेक्स्ट यदि बात करें वान टॉप गुणांक, नेक्स्ट बात करते हैं वान टॉप गुणांक। यदि वान टॉप गुणांक की बात करें तो वान टॉप ने विलयन में किसी विलेय के संगुणन या वियोजन की सीमा निर्धारित करने के लिए एक गुणक दिया जिसे वान टॉप गुणक I कहते हैं और इसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। वान टॉप गुणक I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान या प्रेक्षित अणु संख्या गुण बटे परिकलित अणु संख्या गुण, या फिर तीसरे प्रकार से जैसे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मूलों की संख्या अपॉन संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के मूलों की संख्या। तो 3 प्रकार से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, या प्रेक्षित अणु संख्या गुण बटे परिकलित अणु संख्या गुण, या संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मूलों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के मूलों की संख्या।
या वांटॉफ गुणांक आई बराबर डेल्टा पी प्रेक्षित बटे डेल्टा पी सैद्धांतिक, या आई बराबर डेल्टा टी वी प्रेक्षित बटे डेल्टा टी वी सैद्धांतिक, या आई बराबर डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बटे डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक, या आई बराबर पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। तो किसी भी आधार पर कोई भी किसी का भी मान यदि दिया है तो हम वांटॉफ गुणांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी राशि के किसी भी अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित व सैद्धांतिक मान दिए हैं तो उससे हम वांटॉफ गुणांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण, जलीय NaCl के लिए आई का मान लगभग 2 तथा बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए लगभग 0.5 होता है। क्यों? क्योंकि NaCl जल में वियोजित होकर के 2 आयन देता है, जबकि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल संगुणित होकर के 2 अणु संगुणित होकर के एक ही अणु का निर्माण कर लेते हैं। जो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल है इस तरह से संगुणित हो जाता है जलीय बेंजीन के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड OH HOC डबल बॉन्ड O, इस तरह से हाइड्रोजन बंध बना करके ये संगुणित हो जाता है और 2 अणु जुड़ करके एक डाइमर बना लेते हैं। इस कारण से इसके लिए वांटॉफ गुणांक का मान लगभग 0.5 होता है। वांटॉफ गुणांक को प्रयुक्त करने के पश्चात अणुसंख्य गुणों के समीकरण निम्न होंगे। विलायक के वास्तव में अपेक्षिक अवनमन PA0 माइनस P/PA0 बराबर I N2, जहाँ I वांटॉफ गुणक है और N2 विलेय के मोल बटे N1 विलायक के मोल बराबर I इंटू WB/MB विलेय के मोल इंटू WA/MA ये विलायक के मोल है। ये तनु विलयन के लिए है। इसी प्रकार से क्वथनांक उन्नयन की यदि बात कर लें, क्वथनांक का उन्नयन WB बराबर I इंटू KB इंटू 1000 इंटू WB/MB इंटू WA बराबर I KB/MB इसको लिख सकते हैं, जहाँ M मोललता है, I वांटॉफ गुणांक है और KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसी प्रकार हिमांक का अवनमन की यदि बात करें तो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA बराबर I इंटू KF इंटू M, जहाँ I वांटॉफ गुणांक, KF हिमांक अवनमन स्थिरांक और M मोललता है। परासरण दाब के लिए वांटॉफ गुणांक को परासरण दाब में शामिल करें तो विलयन का परासरण दाब पाई बराबर I इंटू N2 RT/V, जहाँ N2 विलेय के मोल है, या I इंटू WB/MB इंटू R2/V। नोट ये भी आपको याद रखना है, NaCl, KCl, CaSO4 के लिए I का मान 2, क्योंकि ये तीनों ही प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो विलेय होकर के आयनित होकर के 2 आयन देते हैं। Na2SO4 चूंकि आयनित होकर के 3 आयन देता है तो इसके लिए I का मान लगभग 3 होता है। नेक्स्ट, वांटॉफ गुणक तथा वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। तो ये भी आपको याद रखना है। माना किसी विद्युत अपघट्य A का 1 मोल विलयन में वियोजित होकर के N मोल उत्पाद देता है तथा अल्फा वियोजन की मात्रा है, तो A वियोजित होकर के N मोल B बनाता है। प्रारंभ में मोल 1 और उत्पाद के मोल 0, साम्य पर मोल मान लीजिए अल्फा वियोजन की मात्रा है तो A के जो शेष मोल बचे 1 माइनस अल्फा, B के जो बने चूंकि 1 मोल वियोजित होकर के N मोल B बना रहा है तो इसके मोलों की संख्या N अल्फा होगी। साम्य पर प्रेक्षित कणों के कुल मोल सभी का टोटल करने पर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, कणों के सैद्धांतिक मोल बराबर 1। अतः वांटॉफ गुणक I की यदि बात करें तो I बराबर विलेय के कणों के प्रेक्षित मोल बटे विलेय के कणों के सैद्धांतिक मोल। तो विलेय के कणों के प्रेक्षित मोल जो है I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन 1, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा, कॉमन यहाँ पर अल्फा आ गया, 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1, पक्षांतरण करेंगे I माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू N माइनस 1, या अल्फा बराबर I माइनस 1 बटे N माइनस 1। ये वियोजन के केस में अल्फा या वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वांटॉफ गुणक I तथा संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। माना किसी विद्युत अपघट्य A के N मोल संगुणित होकर के 1 मोल उत्पाद AN देते हैं तथा अल्फा संगुणन की मात्रा है तो
ए के n मोल संगुणित होकर के 1 मोल Bn देता है। प्रारंभ में मोल 1, ए का मोल 1 और उत्पाद के मोल 0। साम्य पर 1 माइनस एल्फा और इसका एल्फा अपॉन n हो जाता है क्योंकि n मोल संगुणित हो रहे हैं। साम्य पर प्रेक्षित कणों के कुल मोल 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n। तो कणों के सैद्धांतिक मोल बराबर 1। प्रारंभ में हमने 1 मोल लिया था, अतः I बराबर विलेय के कणों के प्रेक्षित मोल बटे विलेय के कणों के सैद्धांतिक मोल। तो I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n अपॉन 1। तो I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n। पक्षांतरण करेंगे, एल्फा कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन n बराबर 1 माइनस I। इसी प्रकार आगे एल्फा बराबर n इंटू 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1। तो ये संगुणन के केस में वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्रमांक के क्वेश्चन देखते हैं। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। यदि यह विलयन में डाइमर बनाता है, द्वितीय बनाता है, तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा। तो आइए देखते हैं, इसको पहले से हल कर रखा है। दिया है बेंजोइक अम्ल विलेय का द्रव्यमान WB बराबर 2 ग्राम, बेंजीन का द्रव्यमान WA बराबर 25 ग्राम, KF जो हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, डेल्टा TF 1.62 केल्विन। विलेय का मोलर द्रव्यमान MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। MB बराबर 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 2 ग्राम इंटू 1000 ग्राम पर केजी अपॉन 1.62 केल्विन जो डेल्टा TF का मान इंटू 25 ग्राम। इसको यदि कैलकुलेट करें तो ये मान आता है 241.98 ग्राम पर मोल। अतः बेंजीन में बेंजोइक अम्ल का प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान जो कितना प्राप्त हुआ 241.98 ग्राम पर मोल। यदि विलेय के संगुणन की मात्रा एल्फा है तो साम्य अवस्था पर बेंजोइक अम्ल के दो अणु संगुणित होकर के एक ही अणु बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। प्रारंभ में इसका 1 मोल है और बेंजोइक अम्ल के डाइमर का 0 मोल है। साम्य पर एल्फा इसके संगुणन की मात्रा है तो 1 माइनस एल्फा और इसका एल्फा बटे 2 बनता है। नेक्स्ट, अतः इस बेंजोइक अम्ल के दो अणु संगुणित होकर के बेंजोइक अम्ल का डाइमर बनाता है। प्रारंभ में इसका 1 मोल है, इसका 0, बेंजोइक अम्ल के डाइमर का 0। साम्य पर इसका एल्फा संगुणन की मात्रा है तो 1 माइनस एल्फा और इसका एल्फा बटे 2। अतः साम्य पर कणों के कुल मोलों की संख्या क्या होगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे 2। इसको यदि करें तो ये आता है 1 माइनस एल्फा बटे 2 होगी। अतः साम्य अवस्था पर कणों के मोलों की यह संख्या वान टॉप गुणक I के बराबर होगी, किंतु I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान बेंजोइक अम्ल का कैलकुलेट करें तो 122 ग्राम पर मोल आता है और इसका प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान जो प्राप्त हुआ था 241.98 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ। यह 1 माइनस एल्फा, चूंकि वान टॉप गुणक I जो था अभी जो हमको प्राप्त हुआ था कणों के कुल मोलों की संख्या संगुणन के पश्चात 1 माइनस एल्फा बटे 2 प्राप्त हुई थी बराबर 122 बटे 241.98। तो एल्फा बटे 2 इसको कैलकुलेट करें, पक्षांतरण करें 1 माइनस 122 बटे 241.98 या 1 माइनस जी इसको कैलकुलेट करें तो आता है 0.504 और इसको इसमें से माइनस करने पर यह आता है 0.4। इसको कैलकुलेट करने पर यह आता है 0.496। तो एल्फा बराबर 2 इंटू 0.496 बराबर 0.992। अतः बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में संगुणन 99.2% है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, 1.06 ग्राम पर ml घनत्व वाले एसिटिक अम्ल के 0.6 ml के 1 लीटर जल में घोला गया अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन 0.0205 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। अम्ल के लिए वान टॉप गुणक I एवं वियोजन स्थिरांक के A का परिकलन कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व भी करके देखना है। दिया है एसिटिक अम्ल का आयतन 0.6 ml और इसकी डेंसिटी घनत्व दिया है 1.06 ग्राम पर ml। अतः इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बराबर होता है
आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन इंटू घनत्व किया 0.6 ml इंटू 1.06 ग्राम पर ml किया, तो 0.636 ग्राम हमको इसका द्रव्यमान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल के मोल। तो किसी भी अवयव के मोल क्या होता है? उस अवयव की ग्राम में मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान। इसके ग्राम में मात्रा 0.636 ग्राम प्राप्त हुई और इसका मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल है। एसिटिक अम्ल के मोल 0.636 ग्राम बटे 60 ग्राम पर मोल। जल का द्रव्यमान की यदि बात करें तो 1000 ml, चूंकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है तो 1000 ग्राम जल का द्रव्यमान। प्रेक्षित हिमांक का उन्नमन डेल्टा TF जो प्रेक्षित हमको दे रखा है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। सैद्धांतिक हिमांक का उन्नमन डेल्टा TF सैद्धांतिक KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WB। इन मानों को रखें तो 1.6 KF का मान है केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 0.636 ग्राम इंटू 1000 ग्राम पर kg बटे 60 ग्राम पर मोल इंटू 1000 ग्राम। इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 0.0197 केल्विन। तो वांट ऑफ गुणांक आई डेल्टा TF प्रेक्षित बटे डेल्टा TF सैद्धांतिक होता है। इसको यदि रखें प्रेक्षित 0.0205 बटे 0.0 जो हमको अभी कैलकुलेट करने पर प्राप्त हुआ 0.0197 बराबर ये आता है 1.041। एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा अल्फा, तो साम्य पर एसिटिक अम्ल वियोजित होकर के एसीटेट आयन और H+ आयन देता है। तो प्रारंभिक मोल N और इसका 0, एसिटेट का भी 0 और H+ का भी 0। साम्य पर इसके एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या N इंटू 1 - अल्फा और एसिटेट आयनों की संख्या N अल्फा और H+ की भी N अल्फा। अतः कणों के कुल मोल यदि इन सभी का टोटल करें तो हमको कणों की कुल मोल प्राप्त होंगे जो संगुणन के पश्चात होते हैं, जो वियोजन के पश्चात प्राप्त होते हैं। अतः कणों के कुल मोल N इंटू 1 - अल्फा प्लस N अल्फा प्लस N अल्फा N इंटू 1 प्लस अल्फा I बराबर N इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन N बराबर 1 प्लस अल्फा बराबर जो हमको कितना प्राप्त हुआ था वांट ऑफ गुणांक 1.041 प्राप्त होता है। इसके बराबर चूंकि वांट ऑफ गुणांक क्या होता है मोल संगुणनीय वियोजन के पश्चात कणों के मोलों की संख्या अपॉन संगुणनीय वियोजन के पूर्व कणों के मोलों की संख्या। तो अल्फा बराबर 1.041 माइनस 1, तो ये प्राप्त हुआ अल्फा 0.041। वियोजन स्थिरांक की यदि हम बात करें तो वियोजन स्थिरांक के ये होता है एसीटेट आयनों की सांद्रता इंटू H+ आयन की सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता। तो इनके मानों को रखें N अल्फा इंटू N अल्फा अपॉन N इंटू 1 - अल्फा। इन मानों को रखें और कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.86 इंटू 10⁻⁻5। तो इस प्रकार से हमको वियोजन स्थिरांक जो प्राप्त हुआ था 1.86 इंटू 10⁻⁻5 और जो वांट ऑफ गुणांक मिला था 1.041 प्राप्त हुआ था। धन्यवाद। नेक्स्ट हम देखते हैं अभ्यास 3। अभ्यास 3 के अंदर प्रश्न नंबर 1, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वांट ऑफ गुणांक आई का सूत्र लिखिए। तो वांट ऑफ गुणांक आई क्या होता है? आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण या संगुणनीय वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या बटे संगुणनीय वियोजन के पूर्व कणों के कुल मोलों की संख्या या सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करें तो किसी विलायक के क्वथनांक में वह वृद्धि जो उसके 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक या केबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परासरण दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT, यानी कि पाई प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात ताप बढ़ने पर परासरण दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, NaCl, NgCl2 तथा AlCl3 की मोलरता समान होने पर इनके नंबर 1 हिमांक का आरोही क्रम क्या होगा? तो यह हम पढ़ चुके हैं कि यदि विलयन में
विलेय कणों का वियोजन होता है तो उस स्थिति में कणों की संख्या अधिक होती है, तो हिमांक में उतना ही ज़्यादा अवनमन अर्थात कमी होगी। तो AlCl3 वियोजित होकर के 4 अणु देता है, इसलिए इसके हिमांक में सबसे ज़्यादा कमी होगी, तो इसका हिमांक सबसे कम होगा AlCl3, उसके ज़्यादा होगा MgCl2, सबसे ज़्यादा होगा NaCl। वाष्प दाब का आरोही क्रम क्या होगा? तो वाष्प दाब में भी क्या होती है? अवनमन होता है। कणों की संख्या जितनी अधिक होगी अवनमन उतना ही अधिक होगा, तो AlCl3 वियोजित होकर के अधिक मात्रा में अवयवी कण देता है, इसलिए इसके वाष्प दाब में अवनमन सबसे ज़्यादा होगा, फिर MgCl2 और सबसे कम NaCl। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वथनांक का आरोही क्रम। तो क्वथनांक में सामान्यतः अवाष्पीय विलेय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो अवयवी कणों का वियोजन अधिक होने पर, अवयवी कणों की संख्या अधिक होने पर सामान्यतः क्वथनांक उन्नयन उतना ही अधिक होगा। तो AlCl3 वियोजित होकर के ज़्यादा मात्रा में अवयवी कण देता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होगा। AlCl3 सबसे ज़्यादा, फिर MgCl2 और सबसे कम NaCl। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, K4FeCN6 के लिए वन टॉप गुणक का मान कितना होगा? तो K4FeCN का होल 6 वियोजित होकर के 4K प्लस और FeCN का होल 6 4- देता है, अतः इसके लिए वन टॉप गुणक का मान कितने आयन हो गए वियोजन के पश्चात? 4 और 1 5, इसलिए वन टॉप गुणक का मान भी कितना होगा? 5 होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।